हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। दोस्तों, हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हमने लॉन्च किया था जिसमें कि लेक्चर 20 तक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट 8 के ऊपर होगा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो लेक्चर 21 तक हम पहुंच चुके हैं। सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इसलिए हमारा जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल का जो सिलेबस जो है ना वो काफ़ी लेंथी है, इसलिए वक्त जो है वो काफ़ी लगता है एक एक टॉपिक को कवर होने में, क्योंकि हम जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या देखा है? अब तक हमने देखा कि जो इंट्रोडक्शन देखा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को, डेट के बारे में देखा, काफ़ी डिबेट देखी ओरिजिन के रिगार्डिंग, फिर जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में देखा, और साथ ही साथ हमने क्या देखा उनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ओवरव्यू लिया था फर्स्ट लेक्चर में। फिर डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि सोसाइटी हो गया, रिलीजन हो गया, फिर पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हड़प्पन के टाउन जो थे, टाउन प्लानिंग थी, उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना प्लान था ये हमने डिस्कस किया। फिर एग्रीकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया, सबसिस्टेंस बेसिस को हमने डिटेल में देखा था। और उसके बाद हमने स्क्रिप्ट भी देखी थी कि किस तरीके से जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम अभी तक उसे डिसिफर नहीं कर पाए हैं, और अगर कर पाते हैं तो कितना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए। या फिर हमने बाद में आर्ट इकोनॉमी लाइफ जो है, इकोनॉमिक लाइफ हमने स्टार्ट की थी यहाँ से। फिर हमने आर्ट एंड क्राफ्ट को देखा था डिटेल में, फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी हमने देखे थे। इंटरनल ट्रेड जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, ट्रेडिंग वगैरह नेटवर्क, तो इंटरनल ट्रेड हम अब तक कवर कर चुके हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी हमने देखा था, और इसके साथ साथ हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि किस तरीके से वो लैंड रूट और सी रूट जो है, मराइन जो रूट थे वो डेवलप थे और किस तरीके से वो इसको इस्तेमाल करते थे। तो ये अब तक जो हमने जो 7 से 8 जो लेक्चर्स देखे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उनमें हमने इतना कुछ जो है कवर कर लिया। होप आपने इन सब वीडियोस को देख लिया होगा। तो अभी जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो एक्सटर्नल ट्रेड है, ट्रेडिंग पैटर्न है, उसके ऊपर किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सटर्नल ट्रेड जो है चलता था। तो जैसे कि हमने अब तक इंटरनल ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में देख लिया है, तो अभी हमें ज़रूरत है कि उनका एक्सटर्नल ट्रेडिंग पैटर्न भी देख लिया, और किस तरीके से उनका ट्रेडिंग था, किन किन लोगों के साथ वो ट्रेड करते थे और कितने हद तक उनका ट्रेडिंग था, या फिर वो सेल्फ सफिशिएंट है। तो सारी बातों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरीके का उनका वेल डेवलप जो है ट्रेडिंग नेटवर्क था आउटसाइड द वर्ल्ड भी। पर्टिकुलरली वो मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना और पर्शियन गल्फ, इनके साथ ट्रेड करते थे। अभी अर्लियर क्या मतलब माना जाता था कि ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग हैं ना, इनके साथ उनका ट्रेड जो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पर्शियन गल्फ वगैरह के साथ। लेकिन आजकल जो रिसेंट डिस्कवरीज जो मिली है, मतलब जो रिसेंट डिस्कवरी जो चल रही है ना, इसके बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि जो पर्शियन गल्फ वाले जो लोग हैं इनके साथ भी इनके काफ़ी अच्छे जो ट्रेड वगैरह रिलेशन थे। और ऐसा भी माना जाता है कि मेसोपोटामिया जो है ना, इनके साथ इनके डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन नहीं थे, बल्कि पर्शियन गल्फ के थ्रू वो ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। हाँ, तो ये कुछ थेरीज अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुई है तो उसमें हमें पता चल रहा है, लेकिन अभी हमें डिटेल में वन बाय वन देखना है। तो सबसे पहले तो इंटर रीजनल जो एक्सचेंज है, इंटर रीजनल मतलब हड़प्पा और नॉन हड़प्पा जो लोग हैं ना, मतलब हड़प्पन और नॉन हड़प्पन के बीच इनमें जो ट्रेड था, इसमें आपको हड़प्पन जो है ना वो डोमिनेंट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हड़प्पन जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इम्पोर्ट कम करते थे, मतलब ये सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे आज इंडिया में एक्सपोर्ट जो है वो मतलब एक्सपोर्ट हम कम करते हैं लेकिन इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो हमारा जो बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हमेशा निगेटिव में होता है, क्योंकि हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें हम गुड्स को इम्पोर्ट जो है ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए हमारा बीओपी निगेटिव में होता है। वो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हमारा इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो अभी लॉन्च हो चुका है। सेकंड लेक्चर नहीं आया अब तक, लेकिन अभी आएगा, रेगुलर आएंगे उसमें। तो हम देखेंगे उसमें एक्सटर्नल ट्रेड वगैरह, एक्सटर्नल सेक्टर पूरा डिटेल में। तो लेकिन खास बात है कि हड़प्पन जो थे ना वो एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनका बीओपी जो पॉजिटिव होता है, और वो ट्रेड जो करते थे इसमें वो डोमिनेंट पार्टनर थे। उसके बाद जो मेसोपोटामिया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे विद हड़प्पन। लेकिन फिर भी यहाँ पे दोनों के बाद दोनों में एक तरीके से लिंकेज था, ट्रेड रिलेशन था एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद उनका जो ट्रेड था हड़प्पन का, उनका मतलब हड़प्पन का ट्रेड जो था वो पर्शियन गल्फ के साथ भी था, ऐसा रिसेंट डिस्कवरीज में आपको सामने मतलब सामने आया है। और मराइन रूट के थ्रू उनका ट्रेडिंग वगैरह चलता था पर्शियन गल्फ के साथ। आपने पर्शियन गल्फ के बारे में सुना होगा, जोग्राफी के लेक्चर्स वगैरह या फिर ज्योग्राफी के जो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे आपको पता होगा पर्शियन गल्फ कहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो मैप है हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ये भूपिंदर सिंह से लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इतना मतलब क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि यह जो नेट है मतलब इंटरनेट है, यहाँ पे इमेजेस में मिलती नहीं है, मिलती तो कॉपीराइट वगैरह इशू आता है, इसलिए भी ना हम उठाते नहीं हैं। तो देखो ये है आपका पर्शियन गल्फ रीजन, ये है पर्शियन गल्फ। और ये आपका जो है अरेबियन पेनिनसुला है, ये आपका ईरान है, ये आपका यहाँ पे इराक आता है, ये आपका अफगानिस्तान है, यहाँ से पाकिस्तान वगैरह का एरिया है, और ये इंडिया है हमारा। तो यहाँ पे जो है ना
ये वाला एरिया, यहाँ पे थी आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो इनके साथ ट्रेड था, देखिए कितना डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इनका ट्रेडिंग नेटवर्क था। और जो मेन जो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ जो ट्रेड होता था वो होता था थ्रू लैंड। और जो मेन जो इंटरमीडिएट जो पोजीशन थी वो थी शोरतुगाई, शोरतुगाई के थ्रू। अभी एक काम आपको करना है, शोरतुगाई के ऊपर मैं एक पिक डाल दूंगा। शोरतुगाई जो है ना, किस तरीके से शोरतुगाई एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट था, इसके ऊपर एक पिक जो है मैं डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप उसको पढ़ लेना। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है सवाल पूछा भी जाए। तो शोरतुगाई के ऊपर एक ट्रेडिंग पोस्ट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक पिक मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके देख लेना। ओके, तो यहाँ से देखो ट्रेड कैसे होता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड जो है, एक्सटर्नल ट्रेड जो था किस तरीके से था, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखो अभी पर्शियन गल्फ के लोगों के साथ जो उनका ट्रेड होता था ना, वो मेनली मराइन ट्रेड था। यहाँ से एक सेंटर था लोथल, यहाँ से उनका ट्रेड चलता था, डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुक्तादोर मिलेगा। तो या तो इस पट्टे वाले जो लोग होंगे, इस एरिया वाले, ये अगर ट्रेड करते होंगे तो फिर यहाँ से उनका जो मतलब लोडिंग वगैरह अनलोडिंग यहाँ से होता होगा। और अगर इस वाले एरिया से, मतलब जैसे मोहनजोदारो हो गया, और मतलब यहाँ पे जितनी भी साइट्स होंगी, ज़्यादा साइट्स यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा साइट जो इसी एरियाज़ में, इसलिए लोथल जो इतना इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था। लेकिन सुक्तादोर भी इंपॉर्टेंट ही था, क्योंकि यहाँ से भी मोहनजोदारो वगैरह से ट्रेड जो है होता था। तो ये, और फिर यहाँ से वो निकलेंगे उनके ट्रेडिंग पोस्ट, तो ओमन के साथ भी उनका ट्रेड चलता था, ओमन पेनिनसुला ही है। और इस तरीके से पर्शियन गल्फ के लोगों के साथ उनका ट्रेड चलता था। बहरीन वगैरह, फलाक का एक इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हड़प्पन जो सील्स वगैरह मिली है, बीट्स मिले, कार्नेलियन बीट्स, जो अब हम अभी देखेंगे। ओके, फिर और ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना पर्शियन गल्फ वाले, या इनके साथ इनका मेन मतलब ट्रेड वगैरह चलता था। और यहाँ से फिर जो पर्शियन गल्फ में जो मर्चेंट वगैरह थे, फिर वो सामान जो यहाँ तक पहुँचा थे, मतलब डायरेक्ट जो ट्रेड नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मतलब अभी जो रिसेंट डिस्कवरी है उसके बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। लेकिन जो एंशियंट नोशन जो थी स्टूडेंट्स की, वो ये थी कि डायरेक्ट ट्रेड था। तो अभी हम सब देखेंगे डिटेल में कि क्या था एक्चुअली थ्योरी में। तो ये मैप वगैरह हो गया, मैप की स्टडी जरूरी होती है। अभी देखो इकोनॉमिक लाइफ तो हमने अभी स्टार्ट कर दिया, एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, सो अभी अगर हम बोल रहे हैं कि मेसोपोटामिया के साथ उनका ट्रेड था, तो ये किस बेसिस पे बोल रहे थे, तो कुछ एविडेंसेस होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट एक्सचेंज विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये आता है मतलब टिपिकल जो हड़प्पन सील्स मिले आपको, हड़प्पन जो सील्स हैं टिपिकल हड़प्पन सील्स, जिसमें आपको अलग अलग तरीके सिलेंड्रिकल हो गए या फिर रेक्टेंगुलर हो गए, जिसके ऊपर मोटिव्स है। मोटिव्स मतलब वही इमेजेस एनिमल्स एंड ह्यूमंस की, तो वो आपको देखने को मिलेंगे मेसोपोटामिया में। और कार्नेलियन जो बीट्स है ना, वो भी आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिलेगी। इसके अलावा लगभग 2 डज़न सील्स जो है, हड़प्पन सील्स, वो आपको अलग अलग सिटीज़ जो है मेसोपोटामिया की, जैसे कि सुसा, उर, यहाँ पे मिली है। तो इस बेसिस पे आप आराम से बोल सकते हो कि वहाँ पे जो ट्रेड रिलेशन था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया के बीच। अभी कुछ लिटरेरी एविडेंसेस हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया के जो रिकॉर्ड्स है ऑफ द टाइम ऑफ किंग सारगोन, सारगोन राजा है अराउंड 3000 BC के आसपास। तो वो कह रहा है कि मतलब उस रिकॉर्ड्स का कहना है कि एक शिप है, मतलब शिप्स वगैरह आती थी लैंड ऑफ दिलमुन एंड मेलुआ। अभी मेलुआ जो है ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रीजन है, इंडस वैली का रीजन, उसे ही कहा जाता है मेलुआ वगैरह। तो ये रिकॉर्ड से इनका भी कहना है। तो मतलब लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी दोनों हमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रेड है मेसोपोटामिया और हड़प्पन में था, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि डायरेक्ट ट्रेड वगैरह था। तो इसीलिए अभी कुछ रिसेंट डिस्कवरीज के बेसिस पे कहा जाता है कि, लेकिन ये सिर्फ थेरीज है, ऐसा एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता कि पहले जो ट्रेड था वो हड़प्पन से होता था पर्शियन का, और फिर पर्शियन जो है वो मेसोपोटामिया के लोगों तक ये जो सामान वगैरह पहुँचाते थे। तो ऐसा माना जाता है। तो डायरेक्ट ट्रेड होता था ऐसा अभी जो नोशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन फिर भी फिर शोरतुगाई का इंपॉर्टेंस हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि शोरतुगाई तो एक लैंड पोस्ट थी, वो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी। और यही से फिर माना जाता है कि ट्रेड रूट जो मतलब लैंड रूट जो था ट्रेडिंग के लिए, वो यही से था। तो अभी कुछ हम ऐसा कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, कुछ थेरीज है जो हमें पता होनी चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना चाहिए। अभी एक्सपोर्ट जो हड़प्पन्स का क्या था वर्ड, मतलब दुनिया को वो क्या बेचते थे, क्या देते थे। तो सबसे पहले कार्नेलियन बीट्स, टेक्सटाइल्स, कॉर्न सेल्स, वेस्ट एशिया को वो एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद आइवरी और आइवरी ऑब्जेक्ट्स टू अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और पर्शियन गल्फ। और लैपिस लजुई से बनी हुई चीज़ें, कार्नेलियन, गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, डॉग्स, कैट्स, कॉपर एक्सेट्रा, वो मेसोपोटामिया के लोगों को आपको मतलब एक्सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा हड़प्पा से। और ऐसा मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मेंशन है। तो ये तो होगा मेसोपोटामिया के साथ वो क्या एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट करते थे, और बाकी दुनिया को भी वो क्या एक्सपोर्ट करते थे।
अभी हमें देखना है, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले तो इम्पोर्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन के बीच जो रिलेशन था उसके ऊपर क्या थेरीज है। तो क्या हड़प्पन इम्पोर्ट्स करते थे दुनिया से, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थी जो चीज़ थी ना वो थी लैपिस लजुली। ये एक तरीके की एक तरीके का स्टोन था। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी है तो वहाँ पे एक नीला पत्थर जो है ना, नीले पत्थर के बारे में आपको कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सीन्स वगैरह, कुछ टॉपिक्स। तो ये जो लैपिस लजुली है ना, वो ही नीला पत्थर था जो कि अफगानिस्तान और जो बाकी जो बलूचिस्तान का कुछ एरिया है ना, वहाँ से हड़प्पन जो इम्पोर्ट करते थे, और कुछ जो लैपिस लजुली वो आपका मेसोपोटामिया से भी आता था। उसके बाद टीन जो है, क्या इम्पोर्ट करते थे हड़प्पन, तो टीन फरगना एरिया से। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फरगना एरिया कहाँ पे, फरगाना एरिया कहाँ पे। अगर आपने मेडिवल इंडिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फरगाना कहाँ पे। मुगल्स के बारे में आता है। और ईस्टर्न कजाकिस्तान से, मतलब सेंट्रल एशिया से वो टीन को इम्पोर्ट करते थे। उसके बाद जो जेड है ना, जेड वो तुर्कमेनिस्तान से आता था। और कुछ फ्यू इम्पोर्टेड आइटम्स जो है वो हड़प्पन, देर आर वेरी फ्यू इम्पोर्टेड। अच्छा, तो आपको देखो काफ़ी कम जो आइटम्स है ना, काफ़ी कम आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे जिसका इम्पोर्ट हड़प्पन कर रहे हैं, वेरी फ्यू। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हड़प्पन जो थे वो ट्रेड में डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इम्पोर्ट कम करते थे। तो वो मोस्टली क्या थे, एक्सपोर्टर थे, नॉट इम्पोर्टर। तो सिल्वर भी आता था थोड़ा बहुत मेसोपोटामिया से, ऐसा माना जाता है। तो ये तो था जो इम्पोर्ट्स हड़प्पन करते थे, लेकिन ज़्यादातर तो वो एक्सपोर्ट करते थे, और इसीलिए हड़प्पन जो है एक डोमिनेंट पार्टनर थे ट्रेड में। और अभी देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन बिटवीन मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन। तो हड़प्पन और मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड वगैरह था इनके बीच में, उसके बारे में क्या व्यूज़ वगैरह है हिस्टोरियंस के, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दो तरीके के व्यूज़ जो है वो दिए जाते हैं रिगार्डिंग द ट्रेड रिलेशन बिटवीन दिस टू सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले व्यू जो है वो रत्नाकर जैसे हिस्टोरियंस है उनका कहना है कि जो ये जो ट्रेड रिलेशन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच। और स्पेशली जो लैपिस लजुई वाला जो ट्रेड था ना, ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट था। और लैपिस लजुई एक इंपॉर्टेंट नो डाउट था ही, मतलब एक स्टोन था इंपॉर्टेंट जिसके काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेशन वगैरह यूज़ वगैरह थे। जैसे कि उससे वो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, मतलब ज्वेलरीज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती, तो काफ़ी उसका जो है सिग्निफिकेंस था। तो इसका ऐसा कहना है, मतलब इसके जैसे जो हिस्टोरियंस है ना, रत्नाकर जैसे, इनका कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है ना, इसका एक रीज़न था कि लैपिस लजुई के ट्रेड जो है ना इसमें डिक्लाइन हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि मतलब पूरा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि एक तरीके से ट्रेड रिलेशन जो है, या फिर ट्रेड जो लैपिस लजुई में वो डिक्लाइन हुआ है, तो इनका कहना है। और ये जो आर्गूमेंट दी जाती है ना कि लैपिस लजुई वाला जो स्टोन है ये कम मिलने को, मतलब कम मिलता है आफ्टर, या फिर जब डिक्लाइन हो रहा है इंडस वाली सिविलाइजेशन का, मतलब लेटर फेजेस में। तो एक रीज़न था कि आप बोल सकते हो कि ट्रेड रिलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, और इस वजह से लैपिस लजुई का जो इम्पोर्टेंस था वो भी डिक्लाइन हुआ, और हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ऐसा इन लोगों का कहना है। इन लोगों का, जो रत्नाकर वाले जो लोग हैं, रत्नाकर जो आपका हिस्टोरियन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बता रहे हैं उनका। अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ नॉट द केस। क्योंकि काफ़ी कम जो है ना इम्पोर्ट्स वगैरह होता था, और काफ़ी कम आइटम्स मिले ट्रेड के बिटवीन दिस टू कल्चर्स। और वैसे भी जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो तो एक्सपोर्ट करता था, इम्पोर्ट कम करता था। तो फिर ये जो थेरीज है ये यहाँ पे रॉन्ग प्रूव हो जाती है। अभी चक्रवर्ती और शापर का क्या कहना है कि हड़प्पन जो ट्रेड था, हड़प्पन ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ, वो ना तो डायरेक्ट था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अभी जो रिसेंट डिस्कवरी हुई उसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट ट्रेड नहीं था। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ जो ट्रेड रिलेशन था वो थ्रू ओमन का जो रीजन है, ओमन और पर्शियन गल्फ, उनके थ्रू था। तो ना तो डायरेक्ट था, ना सब्सटेंशियल था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, और ना तो एक्सपेंसिव था। तो इसलिए जो ट्रेड है ना, इट डज नॉट सीम टू बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर आइदर डेवलपमेंट और सस्टेनेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सस्टेनेंस है, मतलब जो टिका है, जो मतलब टिका है ना, उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद डेवलपमेंट के बाद इतना लंबा 2000 साल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चला है। तो ये जो है ये ट्रेड के ऊपर ही नहीं था, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट थे। ये जो थे ना ये सेल्फ सफिशिएंट थे। अब हम आगे देखेंगे कि इस तरीके से कंक्लूजन में हमें बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है ना सेल्फ सफिशिएंट थे, उनके पास खुद के इतने रिसोर्सेज थे, रॉ मटेरियल थे, और वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह इतने बढ़िया बनाते थे कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं थी ज़्यादातर। जो रॉ मटेरियल जो वो इम्पोर्ट करते भी थे वो ज़्यादा दूर से नहीं करते थे, वो यहीं से अफगानिस्तान वगैरह एरिया वाले एरिया से जो है ना वो करते थे। अभी कुछ हिस्टोरियंस क्वेश्चन करते हैं इस बात को कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं था बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, सॉरी हड़प्पन सिविलाइजेशन और आपका मेसोपोटामिकल सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि स्केर्सिटी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट मिले दोनों साइड पे, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको ज़्यादातर जो
मेसोपोटामियन जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो नहीं मिलेंगे, और मेसोपोटामिया में आपको ज़्यादातर हड़प्पन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर ट्रेड रिलेशन था और इतना इंपॉर्टेंट था जितना कि रत्नाकर हमें बता रहा है, तो फिर ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट्स है वो मिलने चाहिए। तो ये एक आर्गूमेंट दिया जाता है अगेंस्ट इट, और चक्रवर्ती जैसे और शाफर जैसे साइंटिस्ट जो दे रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि पर्शियन गल्फ जो एक तरीके से इंटरमीडिएट लिंक का काम करता था बिटवीन दिस टू सिविलाइजेशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ एटम्स। तो ये होगा, हमने एनालिसिस कर लिया कि किस तरीके से हड़प्पन और मेसोपोटामिया के साथ जो है वो ट्रेड रिलेशन चलता था, मतलब क्या नेचर था। एनालिसिस मतलब नेचर क्या था मेसोपोटामिया और हड़प्पन ट्रेड का, वो हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं कि हड़प्पन जो है इनका दुनिया के साथ क्या, मतलब बाकी दुनिया है ना, पर्शियन गल्फ हो गया, ओमन हो गया, इनके साथ किस तरीके से इनका ट्रेड वगैरह चलता था। तो जो फोकस था पर्शियन हड़प्पन ट्रेड के ऊपर वो ज़्यादा नहीं था बिफोर, लेकिन अभी रिसेंट डिस्कवरीज हुए ना, तो अभी हिस्टोरियन सोच में पड़ गए कि चलो इसके ऊपर भी थोड़ा सोच लेते हैं। तो अभी कुछ अभी तो मेनी ईयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले जो ना, मतलब काफ़ी साल पहले एक राउंड सील मिली थी शॉर्ट हॉर्न बुल के मोटिव से, उसके ऊपर हड़प्पन राइटिंग से फैला का पर्शियन गल्फ में। ये साइट मैंने आपको दिखाई थी मैप में अभी। और लेकिन रिसेंट ईयर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल इंक्रीज हुई एविडेंसेस में, जो कि आपको ये शो कर रहे हैं कि जो ट्रेड रिलेशन था ना पर्शियन गल्फ के साथ, वो मोर इम्पोर्टेंट था देन मेसोपोटामिया। और हड़प्पन से हड़प्पन रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स है, जैसे कि आपको आइवोरी के पीसेस, लिंगा शेप ऑब्जेक्ट, सर्कुलर मिरर, सील्स विद द हड़प्पन मोटिव्स एंड राइटिंग, ये ज़्यादा मिलेंगे आपको बहरीन के कुछ आइलैंड्स, मतलब आयरन बहरीन जो आइलैंड है ना वहाँ पे कुछ साइट्स है वहाँ पे। और हमदाद में भी जो एक्सकवेशन वहाँ पे भी आपको टिपिकल हड़प्पन सील जो देखने को मिलेंगे, और कॉर्नेलियन भी देखने को मिल रही है। तो जार फ्रैगमेंट्स भी मिले विद हड़प्पन राइटिंग्स एट मेनी साइट्स ऑफ पर्शियन गल्फ। तो ये सारे क्या बता रहे हैं, तो ये ज़्यादा मतलब मेसोपोटामिया में इतने एविडेंसेस नहीं मिले, इतने आपको जो आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो नहीं मिले जितने कि आपको पर्शियन गल्फ में मिल रहे हैं। और पर्शियन गल्फ जो नज़दीक भी था और सी रूट से कनेक्टेड था, तो सी रूट से कनेक्टेड था और नज़दीक था, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि हड़प्पन जो थे ना वो पर्शियन के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे और ओमन पेनिनसुला के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि ओमन पेनिनसुला में भी आपको कार्नियन बीट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और ओमन से एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होता था हड़प्पा में, जैसे कि कॉपर इंपोर्ट करते थे वो हड़प्पा, मतलब हड़प्पन जो है कॉपर इंपोर्ट करते थे ओमन से। उसके बाद क्लोराइड वेसल, सेल्स और पर्ल्स, तो ये वो इंपोर्ट करते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से हड़प्पन जो है वो बाकी दुनिया से भी ट्रेड करते थे। और यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि पर्शियन गल्फ के साथ और ओमन पेनिनसुला के साथ, मतलब जो आपका ये वाला एरिया था ना, ये इंडिया हो गया, और ये वाला जो एरिया अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड वगैरह चलता था। तो अभी ये तो हो गया हमारा जो बेसिक पार्ट था रिगार्डिंग द ट्रेड। तो अभी कंक्लूजन में क्या हमें बोलना है, तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि जो आर्गूमेंट दी जाती है हड़प्पन के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के बारे में, कि जो हड़प्पन का जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह था वो इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा बढ़िया तो था लेकिन ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे वो लॉन्ग, मतलब जो हड़प्पन्स में जो ट्रेडिंग था ना हड़प्पन्स का, वो आपस में ज़्यादा था, मतलब इंट्रा रीजनल ट्रेडिंग जो है ना, इंट्रा रीजनल जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो ज़्यादा था, और इंटर रीजनल कम था। और क्यों ऐसा, क्योंकि बाकी जो दुनिया है ना उनसे कई ज़्यादा हड़प्पन जो कल्चर था ना वो रिसोर्स रिच था, नेचुरल रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा थे, अनलाइक जो मेसोपोटामिया या फिर पर्शियन गल्फ है वहाँ से ज़्यादा। ठीक है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी बाहर से ज़्यादा कुछ इंपोर्ट करने की, क्योंकि हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, जैसे कि आपका कॉपर जो है वो खितरी माइन से मिल रहा है राजस्थान में, गोल्ड भी इंडिया में मिल रहा है, यहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा था, तो सब कुछ तो इन्हें यहाँ पे मिल रहा था ना, फिर वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे क्यों। तो इसीलिए माना जाता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, कि इतना ज़्यादा ग्रेट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था ना वो नहीं था, बस जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड था, मतलब जो इंट्रा रीजनल जो ट्रेड था ना हड़प्पन टाउन्स के बीच में, हड़प्पन सिटीज एंड रूरल एरियाज के बीच में, या फिर ज़्यादा ज़्यादा अफगानिस्तान तक उनका ट्रेड वगैरह चलता था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेड या फिर इंट्रा रीजनल ट्रेड उनका ज़्यादा था। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उतना ग्रेट नहीं था, और ये सही भी है, इट इज़ अ परस्यूएशन। और फूड रिक्वायरमेंट्स और मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत थी हड़प्पन क्राफ्ट पर्सन की, और जो हड़प्पन लोग थे उनकी, वो इजीली मतलब फुलफिल हो जाती थी बाय रिसोर्स अवेलेबल विद इन द हड़प्पन जोन, क्योंकि काफ़ी डाइवर्स और वेल डेवलप,